चार बातें जानेंगे इस वीडियो में कि रेपो रेट क्या होता है। दूसरा, रेपो रेट घटने की वजह से कौन से पांच ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट स्लो या फास्ट स्पीड में देखने के लिए मिलता है। तीसरा, हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे पांच कारण हैं जिनकी वजह से रेपो रेट घटता है तो शेयर बाजार में उछाल आने लगता है। और उसके बाद हम हर सेक्टर का थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मे बी 14 से 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, देखते रहिए। और आगे बढ़ते हैं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए और फिर आगे का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। अक्सर आप सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रेपो रेट क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई भी बैंक हमें लोन देती है तो उस बैंक को आरबीआई से पैसा मिलता है। और जब आरबीआई उस बैंक को लोन देती है तो उस लोन को कितने ब्याज पर दिया जाता है वो होता है रेपो रेट। तो आज क्या हुआ, गवर्नर ने हमें बताया, आरबीआई गवर्नर ने, कि उन्होंने 0.25 से रेपो रेट में कटौती की है। यानी आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन अभी सस्ता करके देने वाले, इमीडिएट इफेक्ट भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि वो उन्हें कम रेट में सस्ता लोन मुहैया कराने वाले हैं। तो अगर लोन सस्ता हो जाता है तो क्या क्या होता है, लोन सस्ता हो गया मतलब बैंक ज्यादा कर्ज देंगे, बैंक ज्यादा कर्ज देंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर पे नजर आता है। फिर फॉलोड बाय बैंकिंग सेक्टर हमें नजर आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो नॉन बैंकिंग है लेकिन वो कर्ज देती है, चूंकि उनको भी कर्ज सस्ता मिल रहा होता है इसके लिए वो भी ज्यादा कर्ज देती है, तो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर भी असर देखने के लिए मिलता है। तीसरा सेक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। चूंकि लोन सस्ता मिल रहा है उसकी वजह से ज्यादा निवेश होने लगते हैं, ज्यादा निवेश होने की वजह से होम लोन ज्यादा जाते हैं, ऑटो लोन ज्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमें मोमेंटम दिखाई देती है। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में मोमेंटम हमें दिखाई देती है। और पांचवा सेक्टर होता है ऑटो सेक्टर। चूंकि ऑटो लोन, कार लोन, ट्रक लोन ये सब सस्ते हो जाते हैं, व्हीकल लोन, इसकी वजह से हमें ऑटो सेक्टर के ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो ये पांच सेक्टर पे असर होता है। अब जानेंगे कि पांच ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से शेयर बाजार में उछाल आता है, इनका आपस में क्या इंटरलिंकिंग है। सो नंबर वन, जब लोन सस्ते हो जाते हैं तो जो कंपनियां होती हैं, हमारे भारत में ऑपरेट कर रही कंपनियां हैं, उनको भी तो लोन सस्ता मिलता है। अगर उनको लोन सस्ता मिलेगा और वो कम ब्याज भरेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा कि उनका मुनाफा बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उनका मुनाफा बढ़ते हुए दिखाई देगा। उनका मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। दूसरा कारण हमने ये समझा कि जब लोगों को लोन सस्ता मिल रहा है, जब कंपनियों को लोन सस्ता मिल रहा है, जब बिजनेस को लोन सस्ता मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उस पैसे को ज्यादा खर्च करते हैं। यू नो कंपनियां क्या करती है, विस्तार करने के लिए उस खर्च को करती है, विस्तार करने की वजह से उनकी बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ने से उनका मुनाफा बढ़ता है, इसकी वजह से शेयर बाजार ऊपर जाने लगती है। और आप और हम जैसे लोग जब उस लोन का इस्तेमाल करके कोई चीजें खरीदते हैं तो उन चीजों को खरीदने की वजह से जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती है। अभी हमारे सामने हाल ही में आंकड़े आए जीडीपी ग्रोथ के, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक तरीके से हमारी जो भारत की बाजार है उसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। तो दो कारण हमने जाने। तीसरा कारण क्या है कि निवेशक जो होते हैं उनको ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाती है। चूंकि जीडीपी बढ़ रही है, चूंकि रेपो रेट कम हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बातें चल रही है और वैसे ही एक्ट भी हो रहे हैं, तो निवेशकों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ने वाला है कंपनियों का, और जिसकी वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि बेयर्स जो होते हैं वो क्रेजी होते हैं लेकिन बुल्स जो है वो क्रेजियर होते हैं। तो जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है। चौथा कारण हमें ये समझ में आया कि जब रेपो रेट यानी ब्याज दरें घटती है तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी ब्याज दरें घट जाती है। तो आपने जो पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रखा है उस पर आपको कम ब्याज मिलता है, और वो कम ब्याज मिलने की वजह से लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकालते हैं और अलग अलग निवेश के कंपोनेंट में निवेश करना शुरू कर देते हैं। उसमें से पेपर एसेट को संभालना बहुत आसान होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो यहां पर पैसा आने लगता है जिसकी वजह से भी शेयर मार्केट में
हमें उछाल देखने को मिलता है, एसआईपीस बढ़ने लगती है, पेपर एसेट में लोग पैसा डालते हैं। और पांचवा हमें ये समझ में आया कि जब इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है, जीडीपी बढ़िया है, गवर्नर रेपो रेट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बोरोइंग सस्ती दिखाई दे रही है और इकोनॉमी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भारत की मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगती है, जो कि है। और उनको जब वो अट्रैक्टिव लगने लगती है तो वो भर भर के पैसा हमारी स्टॉक मार्केट में डालते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर जाने लगती है। तो ये 5 कारण हमें मुख्य तौर से समझ में आए। तो चलिए अभी चलते हैं, चार्ट का डिटेल एनालिसिस करते हैं। और चार्ट का डिटेल एनालिसिस करने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन साझा करता हूं और स्क्रीन पे कुछ बातें पहले आपको बताता हूं। बहरहाल हमने लास्ट वीक 29/11 को एक वीडियो बनाया था, अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढे। अगर एसेट बिल्डिंग हब हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो पिछले सप्ताह का वो वीडियो है, उसमें भी डिटेल एनालिसिस हमने बताया कि अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है। वहां पर मैंने थोड़ा डिटेल में ये भी बताया कि कौन से हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। बहरहाल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 इंडिकेटर है। पहले ये नीचे जो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है वो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि हमें बताता है कि प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है या तेजी से नीचे जा रही है या साइडवेज काइंड ऑफ जोन में दिखाई दे रही है। और दूसरा वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम ये दर्शाते हैं कि क्या वॉल्यूम के साथ तेजी आ रही है या कम वॉल्यूम के साथ आ रही है, तो सेंटीमेंट उससे पता चलता है। तीसरा बोलिंजर बैंड जो आप देख रहे हैं, अपर एंड लोअर बैंड, और मिडल बैंड है 20 मूविंग एवरेज। सो एक इंडिकेटर में 2 इंडिकेटर होते हैं। अपर बोलिंजर बैंड है मतलब तेजी से प्राइस ऊपर जा रही है। अभी 2 चार्ट आप देख रहे हैं, दोनों चार्ट निफ्टी के हैं, दोनों वीकली चार्ट है। अगर मैं इस वीकली चार्ट के ऊपर ऐसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इस सप्ताह में उसने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, यानी कि वो रेसिस्टेंस के पास है और पिछले 2 सप्ताह से रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर रही है ना। मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। और हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा चार्ट आपको दिख रहा है, यहां पर हम अलग अलग इंडाइसेस को लगाकर निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे। तो निफ्टी के साथ कंपेयर करने से हमें यह पता चलेगा कि कौन सा चार्ट, कौन सा इंडेक्स निफ्टी की तुलना में आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा निफ्टी के जैसा यानी कि एट पार है, और कौन सा निफ्टी से नीचे यानी कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है हम उसको छोड़ देंगे, जो एट पार है उसको ठीक ठाक हम ध्यान देंगे, जो साइडवेज है उसको तो हटा ही देंगे, और जो आउट परफॉर्म है उस सेक्टर में जाकर अगर आप उसके स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और आप जिस भी तरीके की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती। चलिए चलते हैं फिर। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। तो ये निफ्टी का चार्ट है लेफ्ट में, राइट में बैंक निफ्टी का चार्ट है। दोनों की तुलना अगर मैं करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई का जो पुराना रेसिस्टेंस था वो तोड़ दिया था और तोड़ के प्राइस ऊपर गई थी, फिर एक नया हाई बनाया था, फिर वापस नीचे आके पिछले वाले रेसिस्टेंस पे सपोर्ट लिया और अभी वो वाला रेसिस्टेंस भी नया वाला तोड़ दिया और लाइफ टाइम हाई पर चल रही है, अपर बोलिंजर बैंड पे चल रही है। कई सप्ताह से वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है। मतलब ये दर्शा रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में आउट परफॉर्म कर रही है। जैसे अभी अभी हमने बात की कि बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले फायदा होते हुए दिखाई देता है, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी यहां पर आज भी हमें होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग। उसमें इस नई वाली न्यूज को भी ऐड अगर कर देते हैं तो सोने पे सुहागा होते हुए यहां पर बैंकिंग सेक्टर के लिए नजर आ रहा है। फिनांस निफ्टी के पास चलते हैं। फिनांस निफ्टी ने भी सेम वैसा ही कुछ किया, जो पिछला वाला रेसिस्टेंस था उसको तोड़ा, फिर एक नया रेसिस्टेंस बनाया और उसको भी तोड़कर अब प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, अपर बोलिंजर बैंड पे नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की तुलना में थोड़ा सा प्रदर्शन कमजोर है, लेकिन निफ्टी की तुलना में फिनांस निफ्टी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वीकली आरएसआई हमें 60 के ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेक्टर भी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। तो 2 सेक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की थी, फिनांस निफ्टी, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जहां पर हमें यहाँ पर काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आईटी सेक्टर के पास। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन है ये। ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाती हुई अभी नजर आ रही है। तो हाल ही में आपने ये भी जाना होगा कि हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो गया है, यानी कि अगर डॉलर के मुकाबले में आपको अगर डॉलर में तब्दील करना है इंडियन रुपीस को, तो अभी 90 रुपए समथिंग हमें देने पड़ रहे हैं। तो जो आईटी कंपनीज होती है जो डॉलर के रूप में इनकम को कमाती है, अगर वो उस डॉलर को इंडिया में भुनाती है
तो उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आईटी सेक्टर में भी थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप निफ्टी की तुलना में देखेंगे तो जो लाइफ टाइम हाई बना था आईटी सेक्टर का, वो अभी काफी दूर दिखाई दे रहा है। यानी उसकी तुलना में ये अंडर परफॉर्मिंग है। आरएसआई भी 40-60 के बीच में कई हफ्तों से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कुछ समय ये 40 के नीचे भी चला गया था, जिसको हम बेरिश जोन मानते हैं। और अभी ये साइडवेज काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्पाइक आया है वो स्पाइक के पीछे का कारण हम समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के पास। ये कंप्लीटली साइडवेज है, 40-60 के बीच में आरएसआई है। हम तो उस सेक्टर को हाथ ही नहीं लगाते हैं, उसके स्टॉक्स को भी हाथ नहीं लगाते हैं, बिकॉज ना वो हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है। एक तरीके के साइडवेज जहां पर पैसा अक्सर इन्वेस्टर्स का पार्क हो जाता है। अगले सेक्टर के बाद चलते हैं मिड कैप निफ्टी। अभी छोटी जो कंपनियां होती हैं मिड कैप निफ्टी, यहां पर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो रेसिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो गया, अपर बोलिंजर बैंड पे चल रही है, आरएसआई 60 के ऊपर है, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी की तुलना में मिड कैप निफ्टी में भी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को नजर आ रहा है। और ये जो कैंडल आपको दिख रही है निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की, दोनों हैमर टाइप कैंडल है, यानी कि लोअर विक उसकी बड़ी है। मतलब प्राइस तो नीचे जा रही थी, लेकिन बुल्स फिर से एक्टिव हो गए और उन्होंने चार्ज ले लिया और फिर प्राइस ऊपर जाने लगी है। इस सप्ताह की ये कैंडल क्लोज हो गई है। जब मंडे मॉर्निंग मार्केट ऊपर खुलेगी तब पता चलेगा कहां खुलती है। फार्मा सेक्टर के पास चलते हैं। फार्मा सेक्टर कंप्लीटली साइडवेज जोन में दिखाई दे रहा है, 40-60 के बीच में। ऊपर भी आपको साइडवेज मोमेंटम दिख रही है, हालांकि धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कुछ ऐसे खास दिखाई नहीं दे रही है। फिर चलते हैं, अगला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। ये भी कंप्लीटली साइडवेज जोन में है। तो जो अच्छा नहीं चल रहा है उसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी मीडिया। मीडिया 40 के नीचे चल रहा है, यानी कि ये हमारे लिए बेरिश जोन में चल रहा है। एक तरफ तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, लेकिन मीडिया सेक्टर कंप्लीटली बेरिश जोन में चल रहा है। सो उसको कंप्लीटली हम इग्नोर कर देते हैं। निफ्टी रियल्टी सेक्टर। अभी रियल्टी सेक्टर यहाँ पर चार्ट पर तो कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे रेपो रेट का असर क्या होता है आगे हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल ये कंप्लीटली साइडवेज जोन में नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक के पास चलते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग जोन। ये जो अभी मैं ट्रेंड लाइन को खींच रहा हूं, आप देख रहे हैं ये 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस समय की कैंडल है। बहुत तेज गति से वोलेटिलिटी हुई थी यहाँ पर, उसको ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर की तरफ अभी जाती हुई नजर आ रही है। तो पीएसयू बैंक भी यहाँ पर आउट परफॉर्मिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो सारे बैंकिंग सेक्टर में पिछले कई हफ्तों में कई महीनों में पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है। फिर चलते हैं इंफ्रा सेक्टर के पास। और इंफ्रा सेक्टर को देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो जैसे निफ्टी का चार्ट है वैसे इंफ्रा का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। एट पार हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी हलचल इंफ्रा सेक्टर में होती हुई नजर आ रही है। तो इंफ्रा में मेटल भी एक अच्छा सहयोग देता है। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बेसिक नीड होती है मेटल की। तो यहाँ पर मेटल सेक्टर को देखेंगे तो एक बार ब्रेकआउट हुआ था मेटल सेक्टर में, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। अभी फिर से वही जो ये ब्रेकआउट लेवल है इसके ऊपर प्राइस जाती हुई नजर आ रही है। हैमर कैंडल दो बनी है पिछले 2 सप्ताह की। तो मेटल सेक्टर में भी थोड़ा सा 60.32 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। मतलब मेटल सेक्टर में अभी हलचल होती हुई नजर आ रही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास चलते हैं। कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है। ओके, 40-60 के बीच में है। दोनों बोलिंजर बैंड के बीच में भी, अपर बोलिंजर बैंड को भी नहीं टच कर रही है, लोअर बोलिंजर बैंड को भी प्राइस टच नहीं कर रही है, विच सीम्स कंप्लीटली इन दी साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम। फिर ऑटो सेक्टर के पास चलते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर में क्या होता है कि अगर कार लोन सस्ता हो गया है, ऑटो लोन सस्ता हो गया है, कमर्शियल व्हीकल पे लोन सस्ता हो गया है, तो ज्यादा गाड़ियां बिकती है, तो ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा होने लगता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये निफ्टी के जैसा चार्ट है, एट पार है, लेकिन थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग है, क्योंकि इसने पिछले सप्ताह ही ब्रेकआउट दिया था, क्लोजिंग भी ऊपर दी थी, और इस सप्ताह भी वहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है। तो लाइफ टाइम हाई पर जब कोई सेक्टर होता है, उसके स्टॉक्स होते हैं, तो ऊपर उनको कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो अक्सर हमने देखा है जब लाइफ टाइम हाई टूटता है तो काफी तेज गति से वहां पर मोमेंटम देखने के लिए मिलती है। लेट्स से आप यहां पर देखेंगे लाइफ टाइम हाई टूटा
तो किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर हो रही है, फिर एक नया लाइफ टाइम यहाँ पर बना, लाइफ टाइम हाई वो टूटा तो किस तरीके से मोमेंटम हुई है। सो जब ऊपर रेसिस्टेंस नहीं होता है तो प्राइस कितनी भी ऊंची वहां पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। सो जिस तरीके से हमने बात की, ऑटो सेक्टर में उछाल दिखाई दे रहा है, बैंकिंग में दिखाई दे रहा है, एनबीएफसी में दिखाई दे रहा है, मेटल में दिखाई दे रहा है। इंफ्रा और रियल्टी अभी तक के वहां पर कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे वो प्रभाव नीचे तक पहुंचता है, चीजें सस्ती होने लगती है, तो वहां पर भी कुछ मौके जो है वो दिखाई देने लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर किसी एक जरूरतमंद विद्यार्थी के साथ जरूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि इस वीडियो में से कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नए आपने सीखे वो जरूर नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आप लगातार हमारे वीडियो से सीख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो में। थैंक यू।